Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching चैनल यूनिकॉम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए छोटा सा वीडियो होने वाला है पर इम्पॉर्टेंट है, तो एंड तक मेरे साथ रहें। आज इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर 4 में जो रीसेंट एमटीपीज आईसीएआई ने इशू किए हैं 2021 में 2021 में अभी तक 2 एमटीपीज आईसीएआई ने इशू किए हैं, मार्च 2021 एंड एमटीपी ऑफ अप्रैल 2021। दोनों एमटीपीज में जो भी कुछ मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट करूंगी इस वीडियो में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, नए हैं, पर उनमें करेक्शन करना होगा आपको, या तो ऑप्शंस में करेक्शन करना होगा या फिर क्वेश्चंस में करेक्शन करना होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनका आंसर एमटीपी में गलत दिया हुआ है। सो उन सभी क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So this is very relevant and important from your exam perspective. So stay with me till the end of the video and also share this video with maximum people so that they also can correct the mistakes given and also can perform well in the exams. So guys, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहती हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप जो लॉजिक दे रहे हैं वो गलत है या फिर उससे बेटर लॉजिक हमारे पास है, आईसीएआई का जो एमटीपी का आंसर है वो राइट है, तो आप फ्री हैं बिल्कुल। नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें सो दैट वी कैन देन फाइनली कम टू अ प्रॉपर और एन एप्ट सोल्यूशन। सो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जैसा कि मैं समझ पाई, मैं कॉम्प्रिहेंड कर पाई, मैं आपको मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके बता रही हूं, बट देन you are free to give your suggestions, your comments in the comments box below. So guys, without wasting any time, let's get started. Let us all see all the mistakes, the corrections which are to be made in MTP of March 2021 and April 2021 paper 4 economics. तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने है मार्च 2021 का मॉक टेस्ट पेपर 1 सीए फाउंडेशन पेपर 4 पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस एमटीपी में मैं आपको टोटल 5 करेक्शंस करवाऊंगी। फर्स्ट करेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। इट इज रीडिंग एज फॉलोज, व्हेन द फर्म्स इज इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एक फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में रहता है परफेक्ट कंपटीशन में, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, आपको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना होगा फॉल्स। ठीक है, सो यू हैव टू राइट फॉल्स हियर। देखो क्या हो रहा है, हम जानते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ऐसा होता है, अभी आपको याद आ जाएगा, इज इक्वल टू प्राइस। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस होता है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बताना है आपको। अब देखो, फर्म क्या कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है लॉन्ग रन में? नेवर, कभी नहीं अर्न करता। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी अर्न नहीं कर सकता। सो करेक्ट आंसर आपका 19th का सी दिया हुआ है वही होगा, पर आपको ट्रू की जगह फॉल्स कर लेना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी जो रह जाते हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों ऑप्शंस राइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आप शॉर्ट रन मानो या लॉन्ग रन, दोनों ही मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है। देखिए मैंने आपको बता दिया, और टी आर इज इक्वल टू टी सी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इस ट्रू की जगह फॉल्स करना है। आंसर विल बी करेक्ट एज गिवन इन द एमटीपी, दैट इज 19th का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल हो सकता है, बोल रहा है कब पॉसिबल है। ठीक है, सो कब पॉसिबल होगा? सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, यस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट, यस। सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड हिज मार्केट इनटू 2 और सब मार्केट, यस। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए आपके एमटीपी में जो आंसर दिया है 30th का वो है बी। ठीक है, बट
अगर आप मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये तीनों ही कंडीशंस जरूरी होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता कौन है? मोनोपोली फर्म। एक्सट्रीम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली फर्म में होता है और ये तीनों कंडीशंस नेसेसरी है। सो बी आपके आईसीएआई के एमटीपी की आंसर की में दिया है आंसर, बट मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। आंसर होना चाहिए यहाँ पर व्हाट? डी, और डी में ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आपको ये करेक्शन करना होगा। डी में नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज लिखें और करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होगा, डी फॉर दिल्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 32 में। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन लॉ ऑफ सप्लाई इज। भाई क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ सप्लाई में। यस, वी नो दिस। सो दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो आपके एमटीपी की आंसर की में जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, सो ये करेक्ट कर लें आप, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करेक्शन विल बी इन क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? सर्टेन बेनिफिट एन इंडस्ट्री गेट्स व्हेन इट एक्सपैंड्स इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज। ये क्वेश्चन आया कहाँ से? ये आया चैप्टर 3 के यूनिट 2 से। एक टॉपिक है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वहां से आया है। ठीक है, जल्द ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज पर। आप में से काफी स्टूडेंट्स चाहते हैं, सो आई विल अपलोड इट सूनर। अब देखो यहां पर 3 मेजर कीवर्ड्स हैं। बेनिफिट, जैसे ही आप सुनते हो बेनिफिट, फायदा, एडवांटेज, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, एंड इंडस्ट्री गेट्स, पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री, या फिर पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? एक्सपेंशन पर। तो ये क्या होता है भाई? डिस इकोनॉमीज तो हो नहीं सकता, बेनिफिट हो रहा है ना, तो इकोनॉमीज होगा। इंटरनल या एक्सटर्नल? क्योंकि सारे फर्म्स को या फिर पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, इट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर यहां पर लिखा होता पर्टिकुलर फर्म, एक्सक्लूसिवली दैट फर्म, या फिर FIRM, एक सिंगल फर्म की बात होती, तो ये होता इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, लेकिन यहां पर पूरी इंडस्ट्री अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्केल अप कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज होगा। आईसीआई का जो एमटीपी है उसमें आंसर दिया है ए, विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, एंड करेक्ट आंसर इज सी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये नया क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्शन एंड द लास्ट करेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, और क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, क्या होता है भाई? डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, पहली बात बताओ, फैक्टर आया मतलब लॉन्ग रन की शॉर्ट रन? इट इज शॉर्ट रन। ठीक है, अगर यहाँ पर स्केल होता तो हम लॉन्ग रन की बात करते। ठीक है, सो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर इज विच स्टेज? इट इज स्टेज नंबर 2, जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम हो रहा होता है, एपी भी कम हो रहा होता है, और टीपी जो है वो बढ़ता तो है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद का पोर्शन है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक ही टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से धीरे धीरे स्लोली इट इंक्रीजेस। सो क्या होगा यहाँ पर देखो 51 में करेक्शन करना होगा आपको फिर से। ये जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है एज पर योर आंसर की। इधर बोथ ए एंड बी लिखा है, इसे आप कट कर दें और यहाँ पर लिख दें बोथ ए एंड सी, ए एंड सी। ये जो डी ऑप्शन है इसमें करेक्शन करें। अब देखें फर्स्ट ऑप्शन देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस, यस एमपी डिमिनिश होता है। सेकंड देखिए सी, देखिए टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, बिल्कुल टीपी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी राइट होगा, पर आपको एक करेक्शन करना होगा, बोथ ए एंड बी की जगह बोथ ए एंड सी लिख दें। ठीक है, सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स और करेक्शंस अकॉर्डिंग टू मी
in the MTP of March 2021. Alright. अब मैं आपको बताऊंगी अप्रैल 2021 में जो MTP आई है उसमें आपको कौन से करेक्शंस करने हैं. सो स्टे विद मी. अब देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 जो कि है अप्रैल 2021 का. इकोनॉमिक्स के पार्ट में हम करेक्शंस देखेंगे. इस MTP में लगभग 8 करेक्शंस मैं आपको करवाऊंगी. सो ध्यान से मेरे साथ रहें और मेरी बातों को सुने. फर्स्ट करेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 में. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. इट इज सेइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. लास्ट MTP में हमने देखा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन. अब यहाँ पर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कब नहीं हो सकता. ऑफकोर्स व्हेन देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में. सो दिस विल बी योर राइट आंसर. बाकी दो ऑप्शंस बी और सी आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये कंडीशंस हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की. मतलब कंडीशंस हैं कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है. बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. तो क्वेश्चन में करेक्ट, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाए तो करेक्ट आंसर होगा भाई परफेक्ट कंपटीशन में कभी नहीं हो सकता. सो 9th का आपका जो MTP का आंसर की है उसमें 9th का करेक्ट आंसर उन्होंने दिया है D, बट दैट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी एंड करेक्ट आंसर विल बी A. इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 15 में. इट इज सेइंग दैट डायलेमा फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज इन सेटिंग. थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर है, हल्का सा थोड़ा ओमिशन हो गया. डायलेमा फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इन इज, फर्म इज, यहाँ पर फर्म और लिख दें. द डायलेमा फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज सेटिंग. भाई क्या सेट करना पड़ता है मोनोपोलिस्टिक फर्म को, प्राइस या फिर आउटपुट या फिर दोनों चीजें. देखो यहाँ पर आपके जो MTP की आंसर की है उसमें आंसर दिया है ऑप्शन D, विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी एंड द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज बोथ A एंड B. भाई मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइस और आउटपुट दोनों डिसाइड करना पड़ता है एक मोनोपोलिस्टिक फर्म को. अगर आपको ये चेक करना है कि ये कहाँ दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, तो चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 वहां पर एक लास्ट में टेबल दी गई है, कंपैरिजन किया गया है सभी मार्केट फॉर्म्स का. उस टेबल में आप जो सेकंड पेज है टेबल का, सेकंड पेज, उस पेज पर देखें पॉइंट नंबर 4 है. पॉइंट नंबर 4 उसमें साफ लिखा हुआ है कि मोनोपोलिस्टिक फर्म हो या मोनोपोली फर्म हो, दोनों प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करते हैं, मतलब दोनों चीजों को डिसाइड करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर विल बी बोथ A एंड B. ऑलराइट. So next correction is in question number 18. It is saying during expansion phase of business cycle, which of the following does not occur? Expansion phase में इनमें से कौन सा नहीं होता. ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में दिया है, आप चेक कर सकते हैं. वहां पर भी आपका आंसर है none of these. मतलब A, B और C तीनों चीजें एक्सपेंशन में होती हैं. सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल इज ऑप्शन D. अकॉर्डिंग टू मी इट इज अगेन ऑप्शन D. बट ये जो आंसर की है आपके MTP की, इसमें जो करेक्ट आंसर दिया है वो है C, विच इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू मी ये जो MTP में C दिया है ये गलत है, तो आप करेक्ट आंसर मार्क करें ऑप्शन D. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन 27 कहता है इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज 30, प्राइस ऑफ x इज 5, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज 40, देन वैल्यू ऑफ py बताना है आपको. हम फॉर्मूला जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का. इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो py निकलकर आ जाएगा. अब जो आपकी आंसर की है MTP की, उसमें आंसर दिया है आपका ऑप्शन A, दैट इज ₹10. ठीक है, ₹10. तो यही आंसर होगा भाई, नो डाउट इन दैट.
पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा करेक्शन करना है। MUX यहाँ पर 30 दिया है ना, इसकी जगह आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को 20 लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 5, MUY 40 है और ये x मान लो या फिर प्राइस ऑफ y, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 into 40 divided by 20 and that will give you ₹10 as the answer. Alright, I hope this is clear as well. Next correction है क्वेश्चन नंबर 40 में। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है भाई, when output of a firm increases in the short run, आउटपुट तो बढ़ता जा रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, आउटपुट आपका बढ़ रहा है, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहती है ना, मान लो 500, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है हमें पता है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और आउटपुट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है और ये जो न्यूमरेटर है वो तो फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर में क्या है क्वांटिटी, ये बढ़ती जा रही है ना, दिस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। सो व्हाट विल हैपन, अगर आपका न्यूमरेटर फिक्स्ड है और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा, जो फिगर आएगा, क्या वो धीरे धीरे कम नहीं होता जाएगा क्या, लेस एंड लेसर अमाउंट विल कम, नो, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम होता है अगर आपको याद है तो वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ये AFC इज लाइक दिस, इट इज डिक्लाइनिंग थ्रू आउट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, तो अनडाउटेडली आंसर आपका डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो आपकी जो आंसर की है उसमें आंसर इंक्रीज दिया है, वो गलती से उन्होंने मार्क कर दिया, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज प्रैक्टिस्ड बाय, द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज प्रैक्टिस्ड बाय नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा प्रेडिक्टेड बाय। तो ये क्वेश्चन पहले भी किसी MTP में आया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट आया है। सो देखो टर्निंग पॉइंट जो होता है बिजनेस साइकिल का, वो कौन प्रेडिक्ट करता है, वो भाई कौन प्रेडिक्ट करता है, इंडिकेटर्स प्रेडिक्ट करते हैं। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, आपकी बिजनेस साइकिल ऐसी होती है ना, एंड ये पीक और बूम या फिर बोलो ट्रॉफ और डिप्रेशन, सो ये दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, इनको कौन प्रेडिक्ट करता है, सारे इंडिकेटर्स, तीनों टाइप के इंडिकेटर्स। सो आंसर तो सही है बट ये एक प्रैक्टिस्ड की जगह आपको प्रेडिक्टेड लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी भी हो सॉल्व करने में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व ही करके बता देती हूँ पूरा, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है उसने 120 लाख और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है। देखो हम जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन निकाल दोगे TC का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। यस, अब जब हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो डरना क्यों, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है 120 लाख और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है 100Q प्लस 7Q स्क्वायर प्लस 0.25Q3। ठीक है, दिस इज टोटल कॉस्ट। अब देखो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू Q, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में चलो अब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, सिंपल इधर लिख दो, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे फिगर का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू Q। चलो तो अब मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, देखो अगर आप किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, कोई वेरिएबल उसके साथ नहीं है, जैसे 120 लाख 150 लाख 151, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो 0 आता है। ठीक है, प्लस 100Q का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉजिक क्या है मैं आपको इतना सा बता दूं,
मान लो ये ऐसे है d, ठीक है, 2d स्क्वायर है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो क्या आएगा, ये जो 2 है ना ये तो यहाँ यहीं का यहीं रह जाएगा, ये स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और ये d भी ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और जो ये पावर थी ना पावर को एक कम करके लिख देना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 4d की पावर 1, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए, मतलब 4d हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है हमें, है ना, पूरी जो टोटल कॉस्ट है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 120 लाख का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस 100 क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताओ मुझे, क्यू की पावर कितनी है 1, है ना, सो 100, है ना, और क्यू को एज इट इज लिख दोगे, और पावर में 1 था ना तो वो 1 यहाँ पर नीचे उतर के आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0, है ना, ठीक है। सो ये क्या हुआ इतना 100 और q की पावर 0। q की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 है ना, तो मतलब ये क्या हो गया 0 + 100, ठीक है, इट मीन्स 100, ठीक है। चलो ये तो इतना पार्ट हो गया। अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन करो 7q स्क्वायर का। 7q स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, स्क्वायर जो ऊपर q के ऊपर पावर थी 2 वो नीचे ले आओ, 7 एज इट इज रहेगा, q भी एज इट इज रहेगा, पावर को एक कम करके लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 14 × q की पावर 1, मतलब +14q, ठीक है। सो ये आ गया, ठीक है। अब इस रिमेनिंग पार्ट का भी तो डिफ्रेंसिएशन करोगे, 0.25 × q की पावर 3, ठीक है, सो 0.25 q पावर 3। अब देखो 0.25 को एज इट इज लिख दोगे, इस पावर को नीचे उतारोगे, है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3, और q को एज इट इज लिख दोगे, और ऊपर जो पावर थी उसको 1 से कम कर दोगे, तो क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 × q स्क्वायर, 3 - 1 2 हो गया ना, सो ये क्या हो गया 0.75 × q स्क्वायर, ठीक है। अब बस डिफ्रेंसिएशन हो गया, इनको उठा लेते हैं एक एक करके सबको। देखो 120 लाख का डिफ्रेंसिएशन था 0, ठीक है, तो ये 0 को उठा लो, 0 + 100 + 14q + 0.275 q स्क्वायर, ठीक है। सो ये फाइनल वैल्यूज उठा ली, तो ये देखो ऑप्शन 1 देखो ये रहा, 0 + 100 इज 100, 14q ये रहा, ये 14q यहाँ पर आ गया, और ये 0.75 q स्क्वायर यहाँ पर आ गया। सो करेक्ट आंसर सही दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में ए होगा, बस एक छोटी सी आपको करेक्शन करनी होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.4 q लिखा है, ये 1.4 q नहीं है भाई, ये है 14q, ये है 14q, ठीक है, 14q है हमारा, ये 14q ही आया था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, बस 1.4q नहीं है 14q है। और मैंने आपको ये डिटेल में सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा अलग है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, इसलिए। लास्ट करेक्शन देखिए इस इन क्वेश्चन नंबर 59, विच मार्केट फॉर्म हैज फीचर्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट, फीचर्स ऑफ सेलिंग कॉस्ट, भाई कौन सा ऐसा मार्केट फॉर्म है जिसमें सेलिंग कॉस्ट का एक इंपॉर्टेंट मेन फीचर है। ओलिगोपॉली होता है, ओलिगोपॉली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए सेलिंग कॉस्ट। सो आपकी एमटीपी जो है उसकी आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 59 का बी, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। पर ये गलत है, देखो मोनोपोलिस्टिक में भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है इंपॉर्टेंट, बट ओलिगोपॉली में सबसे ज्यादा मेन होता है। सो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सो इसे भी आप करेक्ट मार्क कर लें। देखिए 2 क्वेश्चंस और हैं जो कि हैं 52 और 53, मुझे लगा कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ऑल्दो इनमें कोई करेक्शन नहीं करना, ऑप्शन का जो आंसर है वो भी सही है, बट फिर भी आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व दिस अलॉन्ग विद मी ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ये पूछ रहा है भाई ये जो फंक्शन है जो दिखाया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कॉप डॉगलिस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसमें इक्वेशन क्या होती है,
ये कोई भी कांस्टेंट होता है, लेबर होता है, कैपिटल होती है। लेबर की पावर कुछ होती है, कैपिटल की पावर कुछ होती है। हमने देखा था अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अब यहाँ पर भी देखो आप क्या हो रहा है, एग्जैक्टली Q2, ठीक है, फिर एक कांस्टेंट है 15, ठीक है, और लेबर की पावर हाफ है, क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना, तो लेबर की अगर पावर लगाओगे स्क्वायर रूट को हटाओगे तो बात एक ही है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना। और कैपिटल की पावर भी हाफ है, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ऑलराइट, तो बस मुझे ये बता दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, लेबर और कैपिटल की पावर हाफ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन चीज क्या है, जो ए और बी है, लेबर और कैपिटल की जो पावर्स हैं ए प्लस बी, है ना, उसका वैल्यू क्या आ रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है भाई, 1 होता है ना। तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट रिटर्न्स होता है, जानते हैं ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट रिटर्न्स होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेबर की जो ये पावर है हाफ है और कैपिटल की पावर हाफ है, दोनों पावर्स को ऐड करते हैं, a प्लस बी अगर 1 आती है तो कांस्टेंट रिटर्न्स होता है, हमने पढ़ा है। और बताइए a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और a प्लस बी इज लेस देन 1 तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 53। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई करेक्शन नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। देखो स्लोप पूछा है आइसोकॉस्ट का, तो स्लोप क्या होता है भाई आइसोकॉस्ट का, px अपॉन py, ठीक है। प्राइस ऑफ x मतलब मान लो प्राइस ऑफ लेबर, लेबर एक फैक्टर हो गया ना, प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है। फिर नीचे लिख लो प्राइस ऑफ सेकेंड फैक्टर, मान लो कि लैंड हो गया या फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो लेबर को हम क्या देते हैं, वेज देते हैं, और लैंड पे हम क्या देते हैं, या तो रेंट देंगे, या तो ठीक है रेंट देंगे, आर से डिनोट कर दो, या फिर मान लो अगर कैपिटल है तो कैपिटल पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, है ना, इंटरेस्ट, उसको भी हम आर से डिनोट कर सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, W अपॉन आर। सो स्लोप जो है किसका, आइसोकॉस्ट लाइन का होगा, W अपॉन आर। ये क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, इसलिए मैंने सॉल्व किया। सो गाइज दिस वाज ऑल। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई टोल्ड यू दीज करेक्शंस एंड गेव माई सजेशंस, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्शंस और सजेशंस सही हैं, पर अगर आपको इससे बेटर कोई लॉजिक लगता है, कोई बेटर आपको आर्ग्यूमेंट है आपके पास में, then you are completely free to mention it in the comments box below. So I hope आपको ये वीडियो समझ आया, आपको बेनिफिट हुआ। देखिए ये दोनों MTPs बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ज़रूर पूरे MTPs को सॉल्व करके जाएं। मैंने डिटेल में दोनों MTPs को 4 वीडियोस की हेल्प से सॉल्व करवाया है यूट्यूब पर, ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियोस देख सकते हैं। So that was all from my side. Thank you so much and don't waste even a single minute because exams are very near. ठीक है, so do or die की सिचुएशन है, अच्छे से रिविजन कीजिए। We wish you all the best from the entire team of Unicom. Thank you. Bye bye.